नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत का साख परिदृश्य स्थिर यानी स्टेबल से बढ़ाकर सकारात्मक कर दिया है। और यही नहीं, एजेंसी ने यह भी कहा है कि अगले करीब 1-1.5 साल में रेटिंग और बढ़ सकती है। सरकार लाजमी तौर पर इससे खुश है, लेकिन सवाल यह उठता है कि रेटिंग दरअसल है क्या और आखिर क्यों इसके इर्द गिर्द अर्थव्यवस्था की सेहत घूमती है। विशेष में आज बात इसी मुद्दे पर। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष रेटिंग और अर्थव्यवस्था। तो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज का मानना है कि भारत के आर्थिक माहौल में सुधार हुआ है और इसी के मद्देनजर मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग स्टेबल से पॉजिटिव कर दी है। एजेंसी ने अगले 1-1.5 साल में रेटिंग बढ़ाने की भी बात कही है। विदेशी निवेशकों के लिए मूडीज जैसी एजेंसियों की रेटिंग का खास महत्व है। हालांकि बैंकों के ऊपर बढ़ते एनपीए बोझ को लेकर एजेंसी ने चिंता भी जाहिर की है। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि आने वाले दिनों में भारत बड़ी वित्तीय ताकत बनेगा। एजेंसी ने आर्थिक सुधार की दिशा में केंद्र सरकार की कोशिशों की तारीफ की है और कहा है कि भारत में निवेश का माहौल बेहतर हो रहा है। हालांकि मूडीज ने भारत को Baa3 रेटिंग दे रखी है, जो निवेश ग्रेड का सबसे निचला स्तर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मूडी की ताजा रेटिंग पर खुशी जाहिर की। वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सुधार की दिशा में और बड़े फैसले लेने की जरूरत बताई। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है देश के लिए। The macroeconomic situation over the last 10 months or so while we've been in office has improved dramatically, as we would all agree. Obviously due to the actions that we have taken as far as fiscal policy is concerned, as far as reforms are concerned. मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि ये रेटिंग भारत के आर्थिक एजेंडे को मान्यता देती है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान फिलहाल आर्थिक विकास के लिए जरूरी कारकों पर ज्यादा है, न कि एजेंसियों की रेटिंग पर। I don't want to speculate on what other agencies might do or when this will be converted into an actual investment upgrade. The focus of the government is on what needs to be done for the sake of the economy, and we hope there'll be an investment grade upgrade, but that's not what will drive policy going forward. हालांकि मूडीज की रेटिंग के बावजूद विपक्ष मौजूदा सरकार के आर्थिक प्रदर्शन से नाखुश है। कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा सरकार की नीतियों से आर्थिक गतिविधियों में कोई खास प्रगति नहीं दिख रही। पार्टी ने ये आरोप लगाया कि बीते साल देश की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। कि मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। इकोनॉमी को जिस तरह डेवलप होना चाहिए था नहीं हुई। कारोबार जिस तरह बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा है। महंगाई चरम पर है, चरम सीमा पर है। बेपनाह महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कोई कंट्रोल नाम की चीज नहीं है। मूडीज ने बैंकों के बढ़ते नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए को लेकर आगाह किया है। एजेंसी का कहना है कि आने वाले महीनों में बैंकिंग प्रणाली में सुधार न होना भारत की साख के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेकिन सरकार का दावा है कि वो टैक्स के मुद्दों पर बेहतरी की हर संभव गुंजाइश तलाश रही है और जल्द ही नए कदम उठाए जाएंगे। Number of positive changes have been also announced in the budget of 2015-16 by the finance minister. So overall, it's a positive development and I think it augurs well for the country. सर्वे एजेंसी मूडीज ने कहा है कि भारत में बीते एक दशक में कई देशों की तुलना में तेजी से तरक्की हुई है। एजेंसी ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में यहाँ की अर्थव्यवस्था में और सुधार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मूडीज की रेटिंग में भारत को सकारात्मक दिशा में बढ़ता बताया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से जानकारी से काफी अच्छा और काफी बेहतर मान रहे हैं, लेकिन देश में कई विपक्षी दल और जानकार इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। मूडीज की ताजा रेटिंग के बहाने आइए जानते हैं कि इस रेटिंग को अर्थशास्त्री दरअसल किस नजर से देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सर्वे से अर्थव्यवस्था पर फौरी असर पड़ता है। जानकारों के मुताबिक अगर सर्वे पक्ष में है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सकारात्मक संदेश जाता है। लिहाजा विदेशी निवेशक मजबूत बाजार में पैसा लगाने के लिए आगे आते हैं।
लेकिन भारत जैसे जटिल अर्थव्यवस्था के बारे में सर्वे जानकारों को पेचीदा लगता है। मेरा मानना है कि भारत की इकोनॉमी इतना विशाल है और इतना फैला हुआ इकोनॉमी है और इतना पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है हिंदुस्तान की इकोनॉमी, उसको किसी एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी के अंदर निर्धारित करके रेटिंग करके बताना कि इस साल 5.5% है, अगले साल 6%, फिर 6.5%, वो काफ़ी जोखिम भरा काम होता है और काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी जो होती है जिसके तमाम तरह की चीज़ें इंटरट्वाइंड होता है, उस पर रेटिंग करवाना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती होता है। सर्वे एजेंसी मूडीज ने हाल के सर्वे में भारत के नंबर बढ़ाए हैं। मूडीज को इस तरह के सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल है, फिर भी जानकार पक्के तौर पर ये दावा नहीं करते कि इससे पारदर्शी रास्ते ही अख्तियार किए गए हैं। The small scale sector finds a lot of demand for capital goods, or that the car manufacturers have increased their production and sales for significantly. So and I think the government has taken a whole lot of steps, small steps. People are waiting for a large, big step, but certainly many small steps also add up. जब जब उनका मकसद पूरा होता है तब तब तो वो लोग इंडिया के रेटिंग को बढ़ा देते हैं। जैसे ही उनका मकसद पूरा नहीं होता है या फिर उनके जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भारत के बाज़ार को लेके और इकोनॉमी के लेके जो एक खेल है, वो खेल जब उनके मुताबिक चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो घटा देते हैं। तो इसलिए इस तरह के रेटिंग्स पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि नई सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए जो कदम उठाए, ये सर्वे उसी का नतीजा है। बीजेपी के मुताबिक आर्थिक मोर्चे पर कड़े फैसलों की वजह से निवेशकों में अच्छा संदेश गया है, लेकिन वाम दल ऐसे सर्वेक्षणों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो एक भ्रष्टाचार का माहौल था वो समाप्त हुआ, जिससे आप देख सकते हैं कि कोल आवंटन में 600 कोल ब्लॉक के आवंटन में जितना लॉस हुआ था उससे ज़्यादा केवल 20 आवंटन में प्राप्त कर लिया गया है, और इसी प्रकार संचार मंत्रालय की तरफ से भी है। तो एक हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी ने खास तौर से इसमें एक आगे बढ़ के इनिशिएटिव लिया आर्थिक सुधार के लिए। Today in the globalized world, the international finance capital tries to pressurize countries into accepting a course of economic development which would suit the finance capital, and which is essentially of a speculative nature for short-term speculative gain. अर्थव्यवस्था का हाल बयां करने वाले कई सर्वेक्षण दुनिया भर में होते हैं, लेकिन चुनिंदा एजेंसियां हैं जिन पर निवेशकों को भरोसा है। लेकिन उन एजेंसियों के तौर तरीकों से भी कोई जानकार पूरी तरह सहमत नजर नहीं आता। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ऐसा नहीं है कि रेटिंग एजेंसियों के कामकाज पर पहले सवाल नहीं उठे। 2007-8 में वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान इन एजेंसियों की बहुत निंदा हुई। दरअसल मंदी में दिवालिया हुई कई कंपनियां और अर्थव्यवस्थाएं वो थीं जिनका क्रेडिट मूल्यांकन बहुत अच्छा था। भारत में भी इन एजेंसियों की रेटिंग को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। निजी कंपनियां हो, सार्वजनिक संस्थाएं या देश की अर्थव्यवस्था, मौजूदा दौर में रेटिंग एजेंसियों का एक इशारा सीधा उनके नफे और नुकसान से जुड़ा है। हाल के कुछ साल से रेटिंग एजेंसियां अचानक फोकस में आ गई हैं। नेगेटिव रेटिंग को लेकर कई देशों ने इनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। खासकर 2007-2008 में जब वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई, उस दौरान रेटिंग एजेंसियां अगर सही तरीके से काम कर रही होती तो शायद अमेरिका जैसे देश के सैकड़ों बैंकों को डूबने से बचाया जा सकता था। All these rating agencies are part of that whole business, and therefore we don't give any credence. We would like to counter ask, did the Moody's rate any risk when the financial meltdown was taking place in 2008? अगस्त 2011 में S&P ने जब अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग AAA से कम कर AA+ कर दी, तब अमेरिका ने S&P की विश्वसनीयता और साख पर ही सवाल उठा दिए। अमेरिका ने इसे गुमराह करने वाला बताया। फ्रांस ने अमेरिका के रुख का समर्थन किया। इसके बाद फरवरी 2013 में अमेरिका ने कंपनी पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर मामला भी दर्ज किया।
इससे पहले फरवरी 2012 में जब मूडीज ने इटली, स्पेन और पुर्तगाल की कर्ज साख घटा दी, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया को जोखिम पर रखा, तब भी कुछ देशों ने इसी तरह की प्रतिक्रिया जताई। रेटिंग की आलोचना करने वाले मानते हैं कि एजेंसियों के सर्वे सीमित लोगों से बातचीत पर आधारित होते हैं। They really look at macroeconomic ratings in the first place. As you go, how is your fiscal deficit doing? What is the direction in which it's moving? How is your management of the macroeconomy is taking place? And they usually come. Their team comes and talks to lots of people, industries, government officials, and so on. So bank officers, RBI and others. भारत में 2009 से रेटिंग एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हुए। 2009 में वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने S&P की भारत की दीर्घकालीन क्रेडिट रेटिंग परिदृश्य में कमी पर सवालिया निशान लगाया। 2012 में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की उस रिपोर्ट को भी सरकार ने खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत ब्रिक्स देशों में निवेश ग्रेड रेटिंग गंवाने वाला पहला राष्ट्र हो सकता है। ये पहली बार था जब किसी वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने सरकार पर राजनीतिक टिप्पणी भी की थी। तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आरोप लगाया कि S&P ने भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन पारदर्शी तरीके से नहीं किया है। प्रणब मुखर्जी ने इसके अलावा फिच की रेटिंग पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा आम चुनावों से पहले कई एजेंसियों ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर बाजार और अर्थव्यवस्था के सकारात्मक होने का अनुमान जताया, तो तत्कालीन यूपीए सरकार ने इन एजेंसियों पर सवाल उठा दिए। जहाँ पे 110 करोड़ आबादी है, मतलब कि 110 करोड़ के आसपास आबादी है, और वहाँ पे आमदनी जो नेट आमदनी है, जो डेली आमदनी है हर व्यक्ति का, उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उस चीज़ को संतुलित वे में एक साथ लाके रेटिंग बनाना और रेटिंग प्रोजेक्ट करना, मुझे तो एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट के लगते थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है। इसका असर ये हुआ कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने 2011 से रेटिंग एजेंसियों को निगरानी में ले लिया। यही नहीं, सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर रेटिंग एजेंसियों को संबंधित रेटिंग के 5 साल बाद तक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद RSTV विशेष में बात होगी भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की। पुराने डीजल वाहन हटाने का फैसला, अत्यधिक संवेदनशीलता या महत्वाकांक्षा, क्या प्रदूषण पर लग सकेगी रोक? देखिए देश देशांतर, NGT आदेश कितना जायज, आज रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष, और विशेष में आज बात हो रही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और उनका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की। बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां देश की क्रेडिबिलिटी या साख तय करती हैं। रेटिंग अगर सकारात्मक है तो बाजार से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाती है, लेकिन रेटिंग अगर नकारात्मक हो तो इसका विपरीत असर भी दिखता है। आखिर क्या है ये रेटिंग एजेंसियां और किस तरह से ये अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करती हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया के लगभग हर देश की निगाहें अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट्स पर रहती हैं। दरअसल क्रेडिट रेटिंग दुनिया के बाजारों में जारी प्रतिस्पर्धा के दौर में वित्तीय साख की एक अहम अवधारणा बनकर उभर रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये रेटिंग किसी कंपनी, संस्था और देश की वित्तीय साख के बारे में कोई भी अनुमान लगाने के लिए जरूरी है। बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर देश की साख तय करती हैं। किसी भी देश में निवेश करने से पहले बड़े निवेशक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे व्यावसायिक और वित्तीय परिवर्तनों और उसके प्रभावों के बारे में जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। निवेशकों की इसी जरूरत ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की जरूरत पैदा की। रेटिंग एजेंसियों के मूल्यांकन पर निर्भर करता है कि उधार लेने वाले संस्थान की माली हालत कैसी है, साथ ही उसकी उधार लौटाने की क्षमता कितनी है। अच्छे मूल्यांकन का मतलब है कम ब्याज पर आसानी से कर्ज, जबकि खराब या नकारात्मक मूल्यांकन का मतलब है
ऊंची दरों पर मुश्किल से कर्ज। रेटिंग अल्फाबेटिकल या अल्फा न्यूमेरिक संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है, जैसे AAA का मतलब सबसे मजबूत और सबसे बेहतर, AA यानी वादों को पूरा करने की काफी क्षमता, A यानी वादों को पूरा करने की क्षमता पर विपरीत परिस्थितियों का असर पड़ सकता है। BBB का अर्थ है वादों को पूरा करने की क्षमता लेकिन विपरीत आर्थिक हालात से प्रभावित होने की ज्यादा गुंजाइश। CC का मतलब है मौजूदा वक्त में बहुत कमजोर, जबकि D यानी उधार लौटाने में असफल। रेटिंग एजेंसी इन्हीं अक्षरों में प्लस या माइनस लगाकर वित्तीय हालात की अनुशंसाएं देती हैं। रेटिंग एजेंसियों के इतिहास की बात करें तो यूरोप में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही इनका अस्तित्व सामने आया। पहली मर्केंटाइल क्रेडिट एजेंसी की स्थापना साल 1841 में न्यूयॉर्क में की गई, जिसका बाद में रॉबर्ट डन ने अधिग्रहण कर लिया। मौजूदा वक्त में रेटिंग की दुनिया में 3 बड़े नाम हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज और फिच। इनमें सबसे पुरानी एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर है, जिसकी नींव 1860 में हेनरी पुअर ने रखी। पुअर ने अमेरिका में नहरों और रेल नेटवर्क के वित्त का इतिहास लिखा था। 1906 में गैर रेल कंपनियों के वित्त की जांच शुरू हुई, तब स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक ब्यूरो की स्थापना हुई। इन दोनों कंपनियों का 1940 के दशक में विलय हो गया। 1909 में जॉन मूडी ने मूडीज की स्थापना की। मूडीज ने भी रेल वित्त की साख का विश्लेषण और मूल्यांकन करना शुरू किया। आज दुनिया की रेटिंग व्यवसाय के 40% से ज्यादा का कारोबार स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज के पास है। फिच इन्हीं दोनों कंपनियों का एक छोटा रूप है। इसके अलावा दुनिया में कई रेटिंग एजेंसियां हैं जिन्हें इतना महत्व नहीं दिया जाता। अमेरिका की वित्तीय निगरानी करने वाली एजेंसी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने 1975 में इन तीनों कंपनियों को मान्यता प्राप्त सांख्यिकीय रेटिंग एजेंसी घोषित कर दिया। बाद में कमीशन ने आदेश दिया कि सरकारी नियंत्रण वाले निवेश संस्थान केवल ऊंची रेटिंग वाली कंपनियों में ही निवेश करें। यही वजह है कि जिन कंपनियों या देशों की रेटिंग नीचे गिरती है, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। वैसे तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की लिस्ट में करीब 10 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को मान्यता मिली हुई है, लेकिन स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज और फिच बाकियों से कहीं ऊपर है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और अगर भारत की बात करें तो यहां भी कई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं और वक्त वक्त पर यह भी देश की तमाम निजी और सरकारी संस्थाओं से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था पर अपना नजरिया पेश करती हैं। एक नजर डालते हैं भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर। दुनिया में भले ही क्रेडिट एजेंसियों का इतिहास काफी पुराना हो, लेकिन भारत में ज्यादा पुराना नहीं है। 80 के दशक से ही उद्योगों और संस्थानों की रेटिंग का काम भारतीय एजेंसियों ने शुरू किया। भारत में 1987 में पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी क्रिसिल की स्थापना हुई। इसके बाद 1991 में ICRA लिमिटेड और 1994 में क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड यानी केयर की स्थापना की गई। 1996 में डफ एंड फेल्प ने भारत की 2 गैर वित्तीय फाइनेंस कंपनियों यानी NBFC के साथ करार कर डफ एंड फेल्प क्रेडिट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जो अब फिच इंडिया के नाम से जाना जाता है। 2005 में स्थापित SME रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी स्मेरा भारत की पहली ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो मुख्य रूप से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के लिए रेटिंग सेवाएं देती हैं। 2008 में भारत में बैंकिंग और वित्त संबंधी एक और क्रेडिट रेटिंग ब्रिकवर्क ने काम शुरू किया। रेटिंग की जहाँ बात आती है, मैं मानता हूँ कि 2 तरह की रेटिंग होती है। एक तो हमारे जो घरेलू रेटिंग है, जो RBI या फिर तमाम जितने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो रेटिंग करते हैं, उसको मैं ज़्यादा सटीक मानता हूँ, ना कि पश्चिमी रेटिंग को। पश्चिम की तरफ से आपने अगर देखा होगा कि अक्सर वो लोग अपने एक योजना के हिसाब से, योजना के मुताबिक और षड्यंत्र के हिसाब से इंडिया की रेटिंग को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। स्वायत्ता, प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिकता, मार्केट रिसर्च, विश्लेषण और सूचनाओं की गोपनीयता के चलते न सिर्फ इन रेटिंग एजेंसियों ने अपनी साख बनाई, बल्कि व्यावसायिक रूप से भी अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। 2011 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी भारत की क्रेडिट एजेंसियों पर नजर रखती हैं। प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की राय बदलती रही है, लेकिन वित्त मंत्रालय का दावा है कि देश की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में तेज आर्थिक विकास दर हासिल करेगी। नए आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसकी पुष्टि हुई है, लेकिन इन दिनों भारत के सामने कई चुनौतियां भी उभरी हैं। उनसे पार पाए बगैर तेज विकास दर हासिल करना मुमकिन नहीं लगता। आइए नजर डालते हैं अर्थव्यवस्था की मौजूदा सेहत और मुश्किलों पर।
बीते कुछ वित्त वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी रही, लेकिन इसमें लगातार तरक्की देखने को मिल रही है। फिलहाल 7.5% के विकास दर का अनुमान जताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताजा सर्वे के मुताबिक अगले साल चीन को पछाड़कर भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगी। मुद्रास्फीति फिलहाल काबू में है। तेल की कीमतों में गिरावट के चलते अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। जानकारों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं और उनको सुलझाए बगैर तरक्की की राह आसान नहीं है। Yeah, more, I say yes, it has taken the right track, but there are few things we still need to do. Yes, this Land Reform Act is one thing that needs to be clearly pushed through. I would say GST would be another thing, because that would really give a more or less a level playing field across the country and would really make it possible for people to do business all over the country. नई सरकार ने वस्तु और सेवा कर में शुरुआत से ही दिलचस्पी दिखाई। राजस्व जमा करने के लिहाज से जानकार इसे अहम सुधार मानते हैं। इसके अलावा जो बड़ी चुनौतियां फिलहाल अर्थव्यवस्था के सामने दिख रही हैं, उनमें सब्सिडी काफी महत्वपूर्ण है। इस दिशा में कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाएगा, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। नई सरकार ने जनधन जैसी योजनाओं के जरिए सब्सिडी को सीधा बैंक खातों से जोड़ दिया, लेकिन जिन 3 मदों में सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है, उन पर सरकार कौन सा कदम उठाएगी, ये फिलहाल चुनौती की तरह है। हालांकि सरकार का कहना है कि आर्थिक फैसले के दौरान हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। देखा जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जहां आवश्यकता थी न केवल विकास की बल्कि करोड़ों नौजवानों को रोजगार देने की, तो उस दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्दी ही ये सारी चीजें जैसे बेरोजगारी इत्यादि की समस्या और जो आर्थिक हमारे देश की दशा बिल्कुल बदतर हो गई थी, उसमें भारी परिवर्तन नजर आएगा। श्रम सुधार भी सरकार के सामने चुनौती की तरह है। सरकारी कदम से मजदूरों का तबका खुश नहीं दिख रहा और कारखाना मालिक चाह रहे हैं कि उनके लिए और ज्यादा उदार नियम बनाए जाएं। ऐसे में मेक इन इंडिया जैसी पहल को मजबूती देने के लिए इस कानून की अहमियत बढ़ गई है। लेकिन जानकारों की माने तो जब तक घरेलू निवेशकों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम को सफल बनाना काफी मुश्किल है। Make in India can succeed only if Indian investors themselves find it that it's easier to invest in India than to invest abroad, which in the last few years we have seen that many of the Indian investors, entrepreneurs are going abroad rather than investing in India because they find it very difficult. And if the Indians don't invest in India, the foreigners are even less likely to do so. रक्षा और बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाने के बाद सरकार इस दिशा में और कदम उठाने के संकेत दे रही है, लेकिन इन नीतियों पर विपक्ष का बड़ा हिस्सा सरकार के विरोध में खड़ा है। राजनीतिक स्थिरता के बावजूद विदेशी निवेश के मुद्दे पर एकजुट विपक्ष ने सरकार को कड़ी चुनौती पेश की है। हालांकि जानकारों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों के बीच नई सरकार ने भरोसा कायम किया है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार जिस तरह से दौरे किए हैं अलग अलग देशों के, और उसके चलते तमाम जितने सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसके चलते जो एक निवेश के लिए जो एक वातावरण बना है और विदेशी निवेश जिस हिसाब से आ रहा है FDI के माध्यम से या फिर FIIs के माध्यम से, आप अगर गौर किए होंगे तो उसका सीधा सीधा असर हमारे देश के करेंसी पे पड़ा है। और लगातार हमारे देश के करेंसी रुपए जो है वो डॉलर के मुकाबले में या फिर पाउंड के मुकाबले में, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले में ये या फिर यूरो के मुकाबले में मजबूत हो रहा है और लगातार इस पे मजबूती दिखाई दे रही है। आर्थिक तरक्की की सुस्त रफ्तार के लिए सरकार पुरानी UPA सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं विपक्ष के एक बड़े तबके का मानना है कि नई सरकार कॉरपोरेट के हितों के लिए काम कर रही है। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विशेष। फिलहाल आज विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।